Good evening, everyone. How are you all? So, RBI ग्रेड बी इज अराउंड द कॉर्नर और ये हमारा मैनेजमेंट लेक्चर भी खत्म होने को है पूरा सिलेबस. दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू. इसके बाद अपना एक और टॉपिक रह जाएगा. सो वो चीज़ भी अपनी लेट्स से टुडे इज व्हाट इज द डे टुडे 1 सो बाय 4th और 5th इट विल बी डन. हमारा ये चीज़ भी खत्म हो जाएगा, ये मैनेजमेंट पूरा. Okay, without wasting a lot of time, let's begin, है ना. But those who are new, you guys can join us on our Telegram channel, Righted Reg. और अगर आपको पर्सनली कुछ डिस्कस करना है, यू कैन पिंग ऑन दिस नंबर 8083317029. दिस इज नंबर. ओके, लेट्स मूव अहेड. आज का टॉपिक है अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्या होता है? देखो, जब भी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो हम बात कर रहे हैं जनरली एक ऐसा सिस्टम वे वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस और वो सारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जिसके थ्रू कंपनी जनरली चल रही है ना, डायरेक्ट हो रही है, कंट्रोल हो रही है और वो अपनी अकाउंटेबिलिटीज को कर रही है. ठीक है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये इंश्योर करती है कि कंपनी जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, है ना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से और एथिकल तरीके से जो है ऑपरेट करे, अपने स्टेक होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए. ठीक है. तो जनरली एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है जहाँ पे कंपनी के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ जो आपके एथिकल जो वैल्यूज है, जो मोरल वैल्यूज है, उस चीज को भी आप ध्यान में रख के काम करें. ठीक है. देखो, जो भी कंपनीज जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग है, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल और बैलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है. तो लॉन्ग लॉन्ग रन में अगर आप अपनी कंपनी को सस्टेन करना चाहते हो तो एथिकल होना बहुत ज़रूरी है. ओके. चलो, क्या ऑब्जेक्टिव्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इट इज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दूसरी चीज कि स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है. तीसरा, प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ कॉर्पोरेट पावर, है ना. देयर इज अ लाइन, पावर पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोर. बट वो मिसयूज ना हो, इस चीज के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर सुपरविजन और जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाए टाइम टू टाइम, सो दैट किसी भी तरह का अब्यूज ऑफ पावर जो है वो ना हो. ठीक है. अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी मेक श्योर करती है कि जो लीडरशिप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो जो है फेयर है ना, इन मेकिंग द पॉलिसी, है ना, मे बी रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर स्टेक होल्डर के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको बनाने में. ठीक है. फायदा क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होता है. ठीक है. और यहाँ पे आप एनवायरमेंटल प्लस सोशल जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके बिजनेस कर रहे होते हैं. ठीक है. क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का? सो ऑफ कोर्स कंपनी की अगर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, पब्लिक के ट्रस्ट को बढ़ाना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया जाए. क्योंकि इसमें क्या है कि ये सीधे सीधे कहता है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, दे मस्ट बी फॉलोड. ठीक है. अब ये जब भी आप ये सारी चीज़ें करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी गवर्नेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होती चली जाएगी. अब जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कॉन्फिडेंस जो है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और स्टेक होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. प्लस साथ ही साथ इसका एक और चीज़ है फायदा कि जो भी हो सकता है कि जो रिस्क है फ्रॉड के, करप्शन के या फिर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें भी डिक्रीज हो जाती हैं या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है इस तरह की चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए. तो जिन भी कंपनीज में स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है वहाँ पे देखा गया है कि उनका रेपुटेशन इज़ वेरी गुड इन द इंटरनेशनल मार्केट. क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? देखो, हर जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कहीं न कहीं उससे कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर बेसिक गाइडलाइंस वाले फ्रेमवर्क वाली चीज़ें रही हैं. तो यहाँ पे भी यही है कि इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या किस लिए हैं, किस चीज़ को गाइड करती हैं? तो दे आर गाइडिंग फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑपरेशंस. फॉर दीज थिंग्स है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है. ये इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट जो है, ठीक है, तो वो जो है इज वर्किंग फॉर द बेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. ठीक है. इससे फायदा क्या होगा? अगेन जो मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, साथ ही साथ आपके जो कंपनी है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, उसकी क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट है वो इम्प्रूव होता है.
ठीक है। आर देयर एनी प्रिंसिपल्स टू स्टडी? यस। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या? आप कितने ओपन हो, ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है तो आप कितने, है ना, उसमें रेलिवेंट हो, कितना आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए रेडी हो। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एक्यूरेट, टाइमली और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, ठीक है, चाहे उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो या फिर जो भी उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें, ठीक है। ये चीज़ राइटर जनरली फॉलोज इट। हमारे जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनफैक्ट उन सबको भी ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनके साथ क्या हो रहा है कि उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, ठीक है। तो फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और ट्रस्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है कि पब्लिशिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर रिफ्लेक्ट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप जो भी अपने ऑडिट और जो भी आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पब्लिश कर रहे हो, ओपनली बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट और जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी मच आंसरेबल फॉर वॉट एवर द एक्शंस एंड डिसीजंस दे आर टेकिंग फॉर द शेयर होल्डर्स और द स्टेक होल्डर्स। ये क्या इंश्योर करता है कि जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जा रहा है, उसका पावर का मिसयूज नहीं हो रहा है, ठीक है। मैनेजर्स जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने डिसीजंस, है ना, उसको जस्टिफाई करें, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस वाली जो मैट्रिक्सेस हैं, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू उसको एनालाइज करें, ठीक है। तो इस अकाउंटेबिलिटी से होता क्या है कि कंपनी के अंदर जो है प्रॉपर डिसिप्लिन वो बना रहता है, और जो कंपनी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको एथिकल तरीके से अचीव करना आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी तरह के ऑब्लिगेशन की, ठीक है। अब चूंकि बात ये सारी चीजें हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये वही होगा, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट इन कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट एंड एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। चूंकि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड चीजें बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो प्रायोरिटी होगा वो यहाँ पे यही होगा कि जो भी हमारी कंप्लायंसेस हैं, जो लीगली जो आपको फुलफिल करनी है, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, ठीक है। साथ ही साथ, है ना, ये जो उनकी जो ड्यूटीज हैं उनके स्टेक होल्डर्स की तरफ, वो भी फुलफिल होना चाहिए। कंपनी जितनी भी हैं, उनको ये मेक श्योर करना होगा कि जो उनकी पॉलिसीज हैं, दैट आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। दे आर protecting the right of consumers, ठीक है। They are, sustainable towards environment, and they are also contributing towards the development of the society, okay। This thing is very very important। तो जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को इन्हीं सोशल और एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स के थ्रू कनेक्ट करके, एंड देन दे टेक फर्दर स्टेप्स, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, दे आर इक्विटेब, दे आर ट्रीटेड इक्वली, है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। इट मस्ट इंश्योर कि हाँ, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, सब इंपॉर्टेंट है ना। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेक होल्डर्स के राइट्स को, एम्प्लॉयज़ के राइट्स को वो प्रोटेक्ट किया जाए, उसका किसी भी तरह का मिसयूज ना हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर, सबके लिए ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें खास करके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस है, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, है ना, या फिर जो मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके बिना किसी इन्फ्लुएंस के, दे आर एबल टू टेक डिसीजंस, ठीक है। इस इंडिपेंडेंट जजमेंट से फायदा क्या होता है कि गवर्नेंस जो है कंपनी की, वो आसान हो जाती है, और फिर फर्दर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होते। और इसीलिए कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना भी जरूरी है, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस, और वो जो है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, बिना ऑनेस्टी के इंटीग्रिटी कैसा, ठीक है, बिना कंसिस्टेंसी के कैसे, बिना एथिकल बिहेवियर के कैसे,
ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, एथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। तो जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है, दे दे जनरली इनकरेज कि आप इन एथिकल वैल्यूज से जुड़े रहो। जो भी रिपोर्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, दैट शुड बी ट्रू। ठीक है, आप किसी भी तरह के करप्शन से रिलेटेड जो है चीजों में इन्वॉल्व ना हो, और स्टेक होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, सत्यम कंप्यूटर्स, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इफ दे आर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, है ना, तो उनका जो रेपुटेशन है मार्केट में वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक और चीज करती है कि दे एक्चुअली रिकॉग्नाइज कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे आर ऑपरेटिंग विद इन द नेटवर्क ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो जो भी बढ़िया वाला आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है, जनरली दे मेक श्योर कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग आते हैं, एम्प्लॉय आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, रेगुलेटर्स आ सकती हैं, कम्युनिटी आ सकती है। तो इन सब के साथ जो है ना, इन सब का पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही आता है। देयर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे फायदा क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग होगी, दैट विल बी ऑफ अ प्रॉपर क्वालिटी। ठीक है, अकाउंटेबल होंगे लोग। देन, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस इन ओवरसाइट। ठीक है, देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इनका काम क्या है, दे प्रोवाइड दैट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ वो एक और चीज करते हैं कि मैनेजर्स का जो परफॉर्मेंस है उसको भी इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इफेक्टिवली जो है ना, किसी चीज को, है ना, आप देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसमें देखोगे कि हाँ, चीजें जो है स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या होगा कि आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स, लाइक मे बी आप रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन, या फिर अदर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशंस, वो आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबल स्टेबल रखने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमें ये चीज भी सिखाता है कि वी मस्ट आइडेंटिफाई, इवेलुएट एंड मैनेज द रिस्क दैट माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, उनके रेपुटेशन भी खराब ना हो ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट मैकेनिज्म जो है ये हेल्प करता है हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने में और उसको रोकने में। ठीक है, तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से यही फायदा होता है कि जो डिसीजन होता है दैट इज वेरी वेरी सस्टेनेबल, और वो जो है लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है जनरली यहाँ पे, है ना, एथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ये सारी चीज़ों को, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इट इज़ बीइंग सीन कि वो जो है ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, इन देयर रिजल्ट्स एंड इन देयर परफॉर्मेंस। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट ऑल फैक्टर्स आर देयर दैट अफेक्ट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लेट्स चेक आउट। तो पहला है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, देखो जो लीगल एनवायरनमेंट है कंट्री के अंदर, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो कि कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड लॉ, सिक्योरिटी रेगुलेशन से रिलेटेड लॉ, टैक्सेशन, लेबर स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर लॉ जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो थोड़ा सा मुश्किलात है ना, थोड़ा सा लिबरल है तो इट इज इजी फॉर एवरीवन। ठीक है, तो बट ये इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आप प्रॉपर जो है लॉ एंड रेगुलेशंस बना के रखे हो, उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी वाली जो चीज़ है दैट इज वेरी मच, है ना, पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस थिंग। देन सेकंड थिंग, ओनरशिप स्ट्रक्चर, जैसा कैसा ओनरशिप है। ठीक है, उस हिसाब से गवर्नेंस की जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करेगी। अब मान लो कोई एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे जो XYZ जो ओनर है वो अपने आप में इनसिक्योर इंसान है, तो ये जो XYZ ओनर जो इनसिक्योर इंसान है, जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे जो एम्प्लॉयज जो होंगे उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नाउ देन देयर इज ABC ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो वर्क कल्चर है, स्टेबिलिटी जो है ना, दैट विल बी वेरी हाई, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज दैट विल बी हाई, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट दैट विल बी हाई।
isn't it? So that's very common thing. तो ओनरशिप के स्ट्रक्चर के ऊपर भी समटाइम्स these kind of things depend. तो कोई ऐसा कंपनी जहाँ पे ओनरशिप काफ़ी डिस्पर्स्ड है ना? तो जनरली क्या होता है कि फिर उस केस में जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनके ज़िम्मे सारा कुछ रहता है ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, ठीक है? और साथ ही साथ मॉनिटरिंग वगैरह जो है उसको प्रोटेक्ट कर वो प्रॉपर करते रहना, ठीक है? वहीं जो कंपनी जो कंसंट्रेटेड ओनरशिप है उनके पास क्या है कि उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग में देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि 1-2 लोग ही हैं या फिर सिर्फ एक इंसान है जो सारे डिसीजंस ले रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनरशिप जो है वो बैलेंस तरीके से अगर वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस जो है वो दोनों बनी रहती है, और किसी भी कंपनी में ये चीज़ का होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितनी इफेक्टिव है, ये चीज़ जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो देखो, अगर जैसे कहता है कि ऐसा बोर्ड जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और दूसरे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो अगर वो लोग हैं ऐसे बोर्ड में, तो जनरली होता क्या है कि दे आर एक्चुअली एबल टू सुपरवाइज द मैनेजमेंट एक्टिविटीज और सारे कंप्लायंसेस और सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कराते हैं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा बोर्ड जो है आपका एक्टिव होगा, है ना, उतना ही आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा और उतनी ही कंपनी जो है ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ये क्या करता है, ये किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे गवर्नेंस प्रिंसिपल जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इन रियल लाइफ, ठीक है? अब कोई ऐसा भी कल्चर, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जहाँ पे ऑनेस्टी है, अकाउंटेबिलिटी है, ओपननेस है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग होगा दैट विल बी वेरी वेरी एथिकल, और हर लेवल पे वो चीज़ देखने के लिए मिलेगा। वहीं है ना, दूसरी तरफ ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सीक्रेसी बहुत है, फेवरेटिज्म अगर बहुत ज़्यादा है ना, अक्सर आप ये सब चीज़ देखने को मिलते रहती हैं लिंक्डइन और रेडिट वगैरह पे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पा रहा, ठीक है? नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटी। सो लीडर कैसा है उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? अगर आपका लीडर बहुत एथिकल है, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा और उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है? अब उसका उसका जो बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट क्योंकि किसके ऊपर पड़ना है, उसके स्टाफ के ऊपर, उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ना। तो वो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हाँ, लीडरशिप का क्वालिटी कैसा, ठीक है? उसका कोड ऑफ कंडक्ट कितना एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लीडरशिप जब स्ट्रांग होती है, तो वो मेक श्योर करती है कि गवर्नेंस की जो पॉलिसी है, वो इम्प्लीमेंट की जाए प्रॉपर तरीके से हर जगह पे, ठीक है? प्लस मार्केट का कंडीशन कैसा है? देखो, कई बार मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत होता है, तो फिर कंपनीज़ जो है गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है उस हिसाब से चेंजेस और ट्विकिंग करती रहती है, ठीक है? हाउएवर एक ये भी चीज़ है कि अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और फिर ऐसे केस में एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में गवर्नेंस सिस्टम अगर आपका इफेक्टिव है, तो फिर इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रह पाती है, अदरवाइज़ फिर इट्स अ चैलेंज। अच्छा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, है ना? उनका अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन दैट आल्सो प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग, ठीक है? तो जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हो, एम्प्लॉइज़ हो, चाहे कस्टमर्स हो, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना वो अवेयर होंगे, जितना जो है उनके पास आज जानकारी होगी इस चीज़ की, उतना ही जो है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेक होल्डर्स कि वो एक्टिवली इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ओके? Now, what is the mechanism of corporate governance? तो देखो, अब इसमें होता क्या है, जनरली इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर और प्रोसीजर्स जिसके थ्रू वी आर इंश्योरिंग कि हाँ, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें जो है इंश्योर की जा रही है। तो पहला मैकेनिज्म है इंटरनल गवर्नेंस मैकेनिज्म, ठीक है? इंटरनल गवर्नेंस मैकेनिज्म में जो है ना, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है क्या, कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था और आज भी हमें बार बार ये चीज मिल रही है। तो दिस इज व्हाट, ये प्राइमरी इंटरनल गवर्नेंस मैकेनिज्म है जिसका काम क्या है, जिसका काम है सुपरवाइज करना। ये लोग क्या कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे मैनेजमेंट के डिसीजंस को, एंड देन दे आर मेकिंग श्योर कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो है कंपनी के अंदर, ठीक है? तो जो भी उसके अलावा जो भी फर्दर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चाहिए वो यही प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और कंप्लायंसेस वाली जो चीज़ है, दे मेक श्योर कि दे आर फॉलोड एंड दे आर ओबेड,
ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम करती है, कल की क्लास में हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा अगर इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं तो वो जो है ऑब्जेक्टिव जजमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है कि फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीजें नहीं होती हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटीज का काम क्या है, दे आर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और ये जो है इंश्योर करती है कि अकाउंटिंग में किसी भी तरह का घपला नहीं हुआ है। ठीक है, सो इस तरह की कंपनीज जो है जनरली, मतलब इस तरह की कमिटीज जो है, सॉरी, है ना, जनरली जो है ये किसके साथ काम करती है, दे वर्क वेरी क्लोजली विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, सो दैट दे कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटी और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाया जा सके। ठीक है, तो इफेक्टिव जो ऑडिट कमिटी है उनका काम क्या है, दे आर एक्चुअली स्ट्रेंथन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि हाँ ये ऑडिटिंग जो है वो प्रॉपर हुआ है, किसी भी तरह के फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन ट्रू है। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स दे ट्रस्ट द कंपनी, दे ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मतलब आपको मार्केट में जो आपका रेपुटेशन है दैट ग्रोस। नेक्स्ट थिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या करता है, दिस थिंग इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो डिजाइन किए जाते हैं कंपनी के एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, और मेक श्योर किया जाए कि जो है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है। ठीक है, तो ये जो है रिसोर्सेज का मिसयूज और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, जनरली मतलब कहने का है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, तो जितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा उतना ही जो है करप्शन और मिसकंडक्ट के रिस्क जो है वो घटेंगे। तो मोर स्ट्रांग इन इंटरनल कंट्रोल, लेस चांसेस ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड्स। ओके, सॉरी। देन एथिकल कोड एंड पॉलिसीज। ठीक है, देखो, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो चीज है ये फिक्स क्या करता है कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियरल जो है पैटर्न क्या होगा, बिहेवियरल स्टैंडर्ड क्या होगा एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जनरली द एम्प्लॉयज दे आर गाइडेड कि दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट जिसके अंडर आपको बिहेव करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेड है वहां पे इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजें आर वेरी मच एविडेंट। ठीक है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से उसको इवेलुएट कीजिए। ठीक है, तो रेगुलर इवेल्युएशन होना चाहिए मैनेजरियल परफॉर्मेंस का। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग आएगा। मैनेजर्स को इवेल्युएट करना सबसे जरूरी काम है, आप भले लोअर ऑर्डर पे तो थोड़े से लीनियंट हो सकते हो, बस वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजर्स को आप इवेल्युएट करें उनके काम को। ठीक है, उसके अलावा जो अप्रेजल सिस्टम हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, जो कि हर एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ वो अलाइन होता हो। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरनल। अब जो है इसमें पढ़ना है एक्सटर्नल गवर्नेंस मैकेनिज्म। पहला इसमें है रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की वो एजेंसी, आप भी रेगुलेटरी बॉडीज की एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो गवर्नमेंट की एजेंसीज, है ना, और रेगुलेटरी बॉडीज जो है दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ रूल्स जो कि कंपनीज को फॉलो करना ही करना चाहिए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो तो हैवी फाइन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ restrictions might be put over the organization of the company by the regulatory bodies. उसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर्स दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो एक हाई स्टैंडर्ड होता है अकाउंट्स को मैनेज करने का, उसको समझने का और उसको फिर पब्लिक के सामने लाने का, ठीक है, वो चीज होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स रखने से क्या होता है कि कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है फाइनेंस के रिपोर्ट्स को लेके वो जो है बेहतर होती है मार्केट में, पब्लिक के सामने वो, है ना, ओपननेस ज्यादा आता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ठीक है, देन मार्केट डिपेंडेंस। देखो, तो जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, है ना, वो जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर जो कंपनीज जो है ना, प्रॉपर तरीके से गवर्नड है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो उनका जो है ना, ग्रोथ अच्छा देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर गवर्नेंस खराब है और कंपनी के जो है ग्रोथ अगर बुरे हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो वहां पे देखना आप कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मार्केट डिसिप्लिन जो है दिस आल्सो इनकरेजेस की ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से मार्केट में फंक्शन करे। ठीक है, देन मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन टू दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो, तो जो भी कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट होता है वो एक्सपोज कौन करेगा, मीडिया, है ना।
तो जो भी XYZ कंपनीज अभी तक जो मिसकंडक्ट हुआ है उसमें किसने किया? मीडिया ने। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बढ़ती है गवर्नेंस और उसके से रिलेटेड प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो साथ ही साथ पब्लिक जो है अपने स्क्रूटनी भी करती है, क्या भाई ये वाली कंपनी जो है अनएथिकल रही है तो फिर वहाँ पे हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये वाली कंपनी ज़्यादा एथिकल है तो विल बी वर्किंग क्लोजली विद दीज कंपनीज, इनके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें, पेंशन फंड जैसी चीज़ें, दे आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मतलब आप किस तरह के म्यूचुअल फंड्स और किस तरह की कंपनी से जो आपका इन्वेस्टमेंट या फिर उसमें लोन्स और इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, दैट प्लेज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप जितने ट्रांसपेरेंट होगे वहाँ पे आपको इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना उतना ही आसान होगा। ओके, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इज इट एनी वे रिलेटेड टू ईच अदर? लेट्स चेक इट आउट। ये तो क्या ही बन गया। देखो, दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स, दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल प्रिंसिपल्स जो है यूज किए जा रहे हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ठीक है, और जितने भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मेंटेन, वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो गवर्नेंस की जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि दिस थिंग सपोर्ट्स लीडरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल जो ग्रोथ चाहिए उस चीज में काफी हेल्प करता है, बिकॉज जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट इज वेरी हाई इन सच ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मॉडल है? देखो, तो अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क हैं, है ना? और जो कि कंपनीज़ जो हैं वो अपने अलग-अलग कंट्रीज़ में उसको डायरेक्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं। तो ये जो मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, है ना? ये ओनरशिप के बेसिस पे स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है, बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा है, उस कंट्री के रेगुलेशंस कैसे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? अब इसको अगर हम समझते हैं तो इससे ये समझ में आएगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट और बोर्ड जो हमारे जो ब्रॉडर लेवल पे जो आपका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे इंश्योर करता है। ठीक है, तो फेमस मॉडल कौन कौन से हैं? तो एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज मॉडल और इंडियन मॉडल। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्या है? देखो, जनरली ये जो है यूएस जैसे कंट्रीज में यूएस जैसे कंट्रीज में ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, शेयर होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है, बिकॉज प्राइमरी यहाँ पे दे आर फोकसिंग व्हाट, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जब शेयर होल्डर्स की जब बट इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या, वो बहुत क्लियर है कि कंपनी की जो ओनरशिप है वो डिवाइडेड है अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स, इजंट इट? तो जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में वो ओनरशिप डिस्पर्स्ड है। तो होता क्या है कि ओनरशिप इनके हाथ में चला गया और मैनेजमेंट जो है वो एक्सरसाइज कौन कर रहा है, वो है प्रोफेशनल मैनेजर्स उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी इसमें क्या होता है कि इसलिए यहाँ पे कहता है कि स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है ना, यूज होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी और नो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल देयर। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? पहला चीज, ओनरशिप और मैनेजमेंट काफी सेपरेट चीज है। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, इनकी कंपनी इनके इस मॉडल में। ठीक है, शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना इज ऑलवेज एम्फेसाइज्ड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो है काफी हाई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं बोर्ड पे। ठीक है, जो कि अपने सारे इनपुट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें फायदा क्या है, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी हाई है। ठीक है, बट कई बार जो है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि आपका पूरा फोकस किसके ऊपर है? आपका पूरा फोकस है यहाँ पे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के ऊपर। तो जब आप शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हो तो स्टेक होल्डर के जो इंटरेस्ट है ऑटोमेटिकली जो है वो इग्नोर हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज जर्मन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये जो है जर्मन मॉडल में हम स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल है, बिकॉज यहाँ पे हम जो है ना, जनरली जर्मन मॉडल में क्या है, एम्प्लॉय, बैंक, सप्लायर, सोसाइटी, शेयर होल्डर्स, इन सब का जो है इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो लेयर में है ना ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक जो है इसकी बॉडी है सुपरवाइजरी बोर्ड और दूसरा है मैनेजमेंट बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड का काम क्या होगा, नाम से ही समझ में आता है कि इनका काम क्या है, दे आर मॉनिटरिंग व्हाट दे आर मॉनिटरिंग द मैनेजमेंट डिसीजंस। और जबकि मैनेजमेंट बोर्ड जो है डे टू डे ऑप्स को संभाल रहा है। ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द सुपरवाइजरी बोर्ड टू, है ना, सो दैट उनका जो पार्टिसिपेशन और जो है गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में वो बढ़ा रहे। ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैंक दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। ठीक है। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज हाई। ब्रॉड स्ट्रक्चर, टू टीयर का अपना स्ट्रक्चर है, सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट। ठीक है। डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेशन इज वेरी लॉन्ग टर्म और स्टेक होल्डर के वेलफेयर पे दे आर फोकसिंग अ लॉट। ठीक है। तो स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन जो है प्रमोट करता है, बट हाँ, है ना, मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट वन इज जापानीज मॉडल। देखो ये क्या करता है, ये एम्फसाइज करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेशंस, बैंक्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है। तो ये अक्सर एक क्या होता है, एक नेटवर्क मॉडल कहलाता है, नेटवर्क बेस्ड गवर्नेंस मॉडल है। ठीक है। तो अक्सर जो है दे आर ऑपरेटिंग विद इन बिजनेस ग्रुप्स, जैसे दे आर ग्रुप्स नोन एज किरेत्सु। ठीक है। जहां पे कंपनीज क्या होती हैं कि नो दे आर मेंटेनिंग क्रॉस शेयर होल्डिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है। और यहाँ पे बैंक्स जो है दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। इन मॉनिटरिंग दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड सारी चीजों को। ठीक है। क्या फीचर है, फॉर्म्स और बैंक्स के बीच में क्लोज रिलेशनशिप, क्रॉस शेयर होल्डिंग अमॉन्ग्स्ट कंपनीज, है ना, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सबकी सहमति, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है। तो जापानीज मॉडल का याद रखने के लिए तरीका, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पे ये लोग फोकस करते हैं रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के। अभी जो है 1 करोड़ कमा लेते हैं, बाद का देखेंगे, है ना, देयर फोकस इज बाद में हम लोग 100 करोड़ कमाएंगे, वो वाली चीज है। ठीक है। तो ये जो मॉडल है स्टेबल है, लॉयल है, बट ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे कम है। ठीक है। क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। इंडियन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, देखो हम जो है वो मिक्स वाले हैं, है ना, बोथ शेयर होल्डर ओरिएंटेड एंड स्टेक होल्डर ओरिएंटेड सिस्टम है हमारा। ठीक है। तो गवर्नेंस प्रैक्टिस जो इंडिया में है ना, अब जनरली यहाँ पे क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी जैसी बॉडीज हैं, है ना, तो वो जो है सारी चीजें रेगुलेट कर रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेज कर रही हैं। तो द थिंग इज कि दे आर इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एज पर द ग्लोबल लेवल। ठीक है। जिससे कि क्या हो, कंपनीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बने। ठीक है। इंडिया में क्या है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज है जहां जिसका ओनरशिप जो है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है। और उसमें प्रोमोटर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसीलिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है, दे आर एम्फसाइजिंग व्हाट, दे एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। जिन्होंने थोड़ा वो जो इन्वेस्ट किया उनको भी प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे सेबी जो है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी एंड दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंडेटरी है बोर्ड कमेटी और जैसे ऑडिट कमेटी जैसी चीजें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बचाना इज नेसेसरी, इज मैंडेटरी। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के ऊपर भी दे एम्फेसिस अ लॉट। ठीक है। तो इंडिया में जो रिसेंटली जो रिफॉर्म हुए हैं, इसका एम यही है कि दे वांट टू अलाइन गवर्नेंस प्रैक्टिस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ग्लोबल जो है। ठीक है। बट साथ ही साथ ये मेक श्योर करना है कि स्टेक होल्डर का जो अकाउंटेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड। गवर्नेंस मॉडल को अगर देखेगा कंपैरेटिवली अगर हम समझने की कोशिश करें, तो देखो द फैक्ट इज दैट कि अलग अलग गवर्नेंस मॉडल अलग अलग प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है। एंग्लो अमेरिकन सिस्टम जो है वो शेयर होल्डर के ऊपर फोकस करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। जर्मन और जापानीज जो है वो सिस्टम को एम्फेसाइज करता है, जहाँ पे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। इंडियन मॉडल जो है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जो कि बैलेंस करने की कोशिश करता है रेगुलेटरी ओवरसाइट और प्रोमोटर ड्रिवेन ओनरशिप स्टेटस पैटर्न्स को। ठीक है। तो इन सारे जो भी मॉडल्स हमने पढ़ा, इससे इसको पढ़ने के बाद जब आप पॉलिसी मेकिंग में आप खुद जाओगे, तो जब आपको ऐसी कोई पॉलिसी डिजाइन करने की जरूरत महसूस होगी, तो आप उस हिसाब से चीजों को डिजाइन कर सकते हो। दैट इज द पर्पस ओवर हियर टू टीच यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिंग। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, है ना। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो। ठीक है। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।